चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम एनसीईआरटी बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी चैप्टर 2 टर्म्स कंसेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी कर रहे हैं। गुब्बारे चारों दिशाओं में लगा हुए हैं, शिक्षक दिवस था इसी की वजह से। हो सकता है इसकी रोशनी भी पड़े तो बोर्ड पे चीज़ें नज़र ना आए। अंतर क्या ही पड़ता है जब मैं सब कुछ पढ़ करके ही बताने वाला हूँ। जब पढ़ना है तो बहाना कोई नहीं। कई बच्चे हैं कहते हैं बोर्ड पे लिखा सर दिख नहीं रहा, सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स भी हैं, आपको भी बता दूं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब सब लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है साथ में तो दिक्कत कहाँ पर है। तो मुद्दा ये है कि जहाँ कहीं परछाई पड़ जाए तो दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि फिजिक्स में हमारे लेक्चर परछाई पे चल रहे हैं, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। शेडो का भी जीवन में महत्व है। पंचायतें ना होती जो बरगद की छाँव ना होती, ये बड़ी चीज़ है। चलिए समझते हैं, आज हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर के माध्यम से ये सीखा था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, किस तरह से उसमें एंशियंट मैनर में देखें तो स्टेट कल्चर का रोल था, फ्यूडलिज्म का रोल था, और एक बड़ा रोल कास्ट एंड क्लास का था। हमने कास्ट एंड क्लास को स्पेसिफिकली स्टडी किया। जहां कास्ट एंशियंट पीरियड में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का आधार थी, वहीं मॉडर्न सोसाइटी में क्लास एक बड़ा रीजन है। लेकिन दोनों ही टोटली एक दूसरे से डिटैच्ड नहीं है। क्लास बेस्ड सोसाइटी में भी कास्ट का एग्जीक्यूशन है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में भी क्लास का एग्जीक्यूशन है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑल इन ऑल हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया। हम उसी कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे और हमने बार बार उस लेक्चर में स्टेटस एंड रोल का जिक्र किया था। आज हम स्टेटस एंड रोल को पढ़ते हुए कुछ और टर्म्स को समझते हुए आगे निकलेंगे और हमारा टॉपिक एंड होगा सोशल कंट्रोल पे। सोशल कंट्रोल के साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आपको समझ आ गया इस चैप्टर के माध्यम से एक एक टर्म का क्या महत्व है, किस तरह से यदि हमें उसका सही ज्ञान नहीं है, समाज में व्याप्त उन सभी कुरीतियों को हम टारगेट नहीं कर सकते। हम वो सूक्ष्मता, उस महीनता से समाज के भीतर व्याप्त उन समस्याओं को समझ नहीं सकते, तो हम उनका निवारण भी यानी कि उनका रेमेडीज़ भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर हमें वो सारे के सारे लूप होल्स क्लियर होंगे, रेमेडियल मेजर्स भी तभी उत्पन्न होंगे। यही एक मैच्योर माइंड होता है। आपको सोल्यूशन तभी प्रोवाइड होगा और आपके द्वारा किसी को सोल्यूशन तभी दिया जाएगा जब आपका माइंड मैच्योर है। और मैच्योरिटी यही है कि आप किस मैनर में अप्रोच कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, और अप्रोच करने का ढंग रेलेवेंट है कि नहीं, वो इस बात पर है कि आपकी उस समस्या को लेकर समझ कितनी है। समझ इस बात पर आधारित है कि आपका उस चीज़ को लेकर अध्ययन कितना है, अनुभव कितना है, आपके पास जानकारी कितनी है। अध्ययन, अनुभव और जानकारियाँ ज्ञान से ग्रहण होती हैं, निरंतर पाठ से आती हैं। आई बात समझ में, और वो हम कर रहे हैं ताकि आप एक अच्छे अफसर बने। अफसर बनने से बेहतर है एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने, और उससे भी बेहतर है कि आप एक अच्छे लोक सेवक बने, क्योंकि आप जा लोक सेवाओं में ही रहे हैं। यू आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट। ऑफिसर बहुत बात की बातें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत दूर की बात है। आपको बनना बुनियादी तौर पे एक सिविल सर्वेंट है, आप वो बेहतर बने। इसके लिए हम आपको ये इश्यूज़ पढ़ा रहे हैं जिसने सिविलाइजेशन को तंग किया हुआ है। ओके, तो स्टेटस एंड रोल के माध्यम से देखें तो दोनों शब्द हमें ऐसा लगता है कई बारी कि हम जुड़वा हैं, ट्विन्स हैं, इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जन्म देते हैं एक दूसरे को, ये बड़ी चीज़ है। स्टेटस एंड रोल, हम स्टेटस को किस तरह से समझ सकते हैं? स्टेटस इज़ सिंपली अ पोजीशन इन सोसाइटी और इन अ ग्रुप। मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ाया था कि अगर हम सोसाइटी की बात करें तो उसमें स्ट्रेटिफिकेशन ऑब्जर्व होती है ना। हमने देखा था जैसे जियोलॉजिकली हम देखते हैं कि एक रॉक में लेयर्स हैं डिफरेंट मटेरियल की। हमने ये ऑब्ज़र्व किया, ज्योग्राफी के लेक्चर्स में भी ये डिटेल में पढ़ा है। अलग अलग लेयर्स होती हैं जियोलॉजिकली स्टडी करें तो। वैसे ओवरऑल भी देखें तो अर्थ को हम देखें तो उसके सेंटर में, कोर में निफ़े है, निकल और फेरस है। तो वो एक तरह से ऊपर की ओर आए तो हमने देखा एक मेंटल है, और उसके ऊपर हमने देखा तो क्रस्ट है। तो अलग अलग स्टेट ऑफ मटेरियल भी अलग है, कहीं पर वो हार्ड है, कहीं सेमी मोल्टन है, कहीं लिक्विड, कहीं गैशियस। इस तरह से सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है। फिर कैरेक्टर ऑफ रॉक भी अलग है, नेचर ऑफ रॉक अलग है। जियोलॉजिकली हम इन लेयर्स को पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हम सोशलॉजी वाइज देखें तो लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। ये एक तरह का स्ट्रेटा सिस्टम है, स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2, स्ट्रेटा 3, स्ट्रेटा 4। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, वो लेयरिंग से बनती हैं।
अलग अलग लेयर्स आकर के जमती रहती हैं और सेडिमेंट्री रॉक बन जाती हैं, जिन्हें हम बलुआ चट्टाने कहते हैं। बलुआ पत्थर भी होता है, सेडिमेंटेशन से ही वो बनती हैं, तो वो भी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कौन सी हैं, तो वो सेडिमेंट्री हैं। 3 तरह की रॉक्स रहती हैं। अग्नि चट्टानें रहती हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक्स रहती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, और कौन सी होती हैं? वेरी गुड, मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर सोसाइटी में भी लेयर्स होती हैं। इन्हीं लेयर को सेटल किया गया कास्ट के बेसिस पर, कभी ये क्लास के बेसिस पे होती हैं। कास्ट के बेसिस पर हमने समझा था कि मान लिए लेवल 1 ब्राह्मण, लेवल 2 वैश्य, लेवल 2 क्षत्रिय, लेवल 3 वैश्य, लेवल 4 शूद्र। इन 4 वर्णों से बाहर जो है वो पंचम है, अवर्ण है, जैसे हमने दलितों का जिक्र किया था। तो ये कंसेप्ट है। अब इसमें आप किस लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपका स्टेटस है, यानी कि ये पोजीशन है आपकी इन सोसाइटी, इन ग्रुप। तो अगर मैं इसे ओवरऑल सोसाइटी मान लेता हूँ, तो सोसाइटी में आप किस स्ट्रेटा में हैं? स्ट्रेटा 1 में, यानी कि लेवल 1 में, स्ट्रेटा 2 पे, स्ट्रेटा 3 और स्ट्रेटा 4। मान लीजिए कि स्ट्रेटा 1 पे हैं, तो फिर आपकी सोशल पोजीशन बहुत ही सुप्रीम है। ब्राह्मणास की अगर हम बात करें, तो फिर आपका स्टेटस जो है बहुत ही सुप्रीम है, स्टेटस हाई और लो का वर्ड कहाँ से आता है वो भी हम समझेंगे। अभी नहीं आया, मैंने इसलिए कहा कि सुपीरियर स्टेटस है, ठीक है, सुपीरियर है। तो ये स्टेटस इज सिंपली अ पोजीशन इन सोसाइटी और इन अ ग्रुप। स्टेटस क्लियर हो गया? लेकिन मैंने कल आपको एक कहानी में समझाई थी, ये स्टेटस कहीं से ऐसे कोई डिवाइन तो नहीं हो सकते, ऐसे किसी ने कहीं से कोई दैवीय अवतरण तो नहीं हुआ कि ये स्टेटस है। मैंने बताया कि हर समाज में अलग अलग समय में स्टेटस तय होते हैं, स्टेटस ऊपर नीचे भी होते रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक समय में आपने ऐसा कोई सेगमेंट सुना ही नहीं था जो यूट्यूबर हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में जो यूथ है वो इनसे बहुत ही इंस्पायर्ड है, और धीरे धीरे यूट्यूबर्स बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सेक्शन की तरह उभर रहे हैं। ये नया ऑक्यूपेशन बन रहा है, इसकी डिग्रीज आएंगी आने वाले समय में, लोग ये बनना चाहते हैं। और हो सकता है एक समय में ऐसा दौर आ जाए कि टीचर्स कहीं पीछे रह जाएं और एजुकेटर्स और यूट्यूबर्स बहुत आगे चले जाएं। इस तरह का सेगमेंट भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग समय में अलग अलग आवश्यकताओं के आधार पर यह बदलता रहता है कि स्टेटस क्या है, वो तो हम अभी समझेंगे। मेन एस्पेक्ट यही है कि किसी भी समय में आप हैं, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हैं, ये क्लियर है कि आपकी सोसाइटी में जो पोजीशन है, ग्रुप में जो पोजीशन है, आपका स्टेटस है। लेकिन ये कैसे है? शुरुआती तौर में मैंने बताया था कि हो सकता है एक ऐसा वर्ग था जिसने अध्ययन किया, जिसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसने खाने पीने पर, वनस्पति पर, ऋतुओं यानी कि मौसमों पर, जिसने अलग अलग ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स पर, फिजियोग्राफी के ऊपर, पर्वत, पठार, मिट्टियाँ, मैदान, रेगिस्तान, हवाओं पर बहुत जानकारियाँ कलेक्ट की, उन्हें समझा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, शरीर के तंत्र को समझा, हमारे कैसे पशु व्यवहार करते हैं, हमें किस तरह के भोजन खाने चाहिए, हमें कैसी फसलें उगानी चाहिए, किस तरह से हमें अपने शारीरिक रोगों का इलाज करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी की, समझा। तो हो सकता है हमने उन्हीं से ये जाना, सीखा, समझा कि क्या हमें खाना है, किस तरह की फसलें हमें लेनी चाहिए, किस तरह से हमारे अपने शारीरिक बीमारियां ठीक करनी चाहिए। तो हमने उन्हें एक बहुत ही उच्च दर्जा प्रदान कर दिया, क्योंकि वो लोग जो रोल्स प्ले कर रहे थे सोसाइटी में, वो रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था। जो रोल उनका था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। हो सकता है वो साइंटिस्ट रहे हों, रिसर्चर्स थे, वो एक तरह से इन्वेंटर्स थे, या एक तरह से वो डॉक्टर थे, वैद्य थे, तो वो एक तरह से एजुकेटर थे, टीचर थे। तो उनका रोल ये था कि जिसके आधार पर समाज में वो बहुत ही प्रिय वर्ग था, समाज में उनका स्तर बड़ा उच्च था। रोल ये था तो समाज में स्तर बड़ा उच्च था। तो शायद एक टाइम पे स्टेटस रोल से ही आता है, फिर उस रोल से जो स्टेटस आया, तो अब जो स्टेटस आपको मिल गया है तो फिर आपसे क्या रोल एक्सपेक्ट किया जाएगा? उस स्टेटस से जुड़ा हुआ रोल एक्सपेक्ट किया जाएगा। फिर आपको क्लियर ही है कि कौन है ब्राह्मणा, तो क्या होंगे? प्रीस्ट होंगे, टीचर होंगे, और एक तरह से प्रोपगेटर ऑफ नॉलेज होंगे, वैद्य हो सकते हैं,
क्योंकि आपका स्टेटस क्लियर हो गया ना कि आप क्या हैं। तो हम अक्सर ये बात सुनते आए हैं कि जो वर्ण पहले के स्तर पर आते हैं, यानी कि जो लेवल 1 पर हैं, स्टेटस जिनका फर्स्ट है वर्ण आश्रम में, उनके ये काम हुआ करते थे। काम अदला बदली नहीं होने देते थे हम। जैसा जिसका वर्ण व्यवस्था में जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ही वो काम था, और काम को हम स्टेटस 1 के काम को स्टेटस 2 से, स्टेटस 2 के काम को स्टेटस 3 से हम अदल बदल होने नहीं देते थे। ये बात क्लियर है ना। ये होना भी चाहिए। स्टेटस 1 के काम स्टेटस 1 के लोग एक्सपर्ट हुए हैं तो वो वही करेंगे, वो रोल्स उन्हें परफॉर्म करने चाहिए। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो ड्यूटीज़ और फंक्शंस इसी तरह से गवर्नमेंट सेटअप में बांटी गई हैं। समाज में भी ऐसा ही है। एकेडमिशियंस अलग हैं, लॉ मेकर्स अलग हैं, जुडिशरी अलग है, सभी का अपना अपना रोल है, और वो रोल पूरी तरह से परिभाषित है कि किस स्टेटस का लोग कौन सा रोल परफॉर्म करेंगे। ये आज के समाज की व्यवस्था उस समाज से अलग इसलिए, और वो व्यवस्था एक वर्ग के लिए गलत इसलिए हो गई थी कि वहाँ पर स्टेटस जो है सोसाइटी में वो बाय बर्थ सेटल कर दिया गया था, तो वो रिजिड था। उसमें आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितना भी सीख लें, कितने भी गुणकारी हो जाएं, ज्ञानवर्धन कर लें, आपका स्टेटस अपवर्ड मोबिलाइज नहीं हो सकता था। आप ऊपर की ओर जा नहीं सकते थे, इसलिए फिर आपके रोल्स चेंज नहीं होते थे। तो ये गलत था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। बाय बर्थ आपका स्टेटस उस लेवल पे नहीं है। ये मॉडर्न सोसाइटी है। आप जन्म लें किसी भी कुल में, आप पढ़े लिखे मेहनत करें और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, ये उस ज़माने में भी सही था और ये आज भी सही है कि जिस स्टेटस पे हो रोल तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर वो दूसरे स्टेटस का पर्सन वो रोल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, स्टेटस पे मोनोपोली आज नहीं है किसी की। तब उस स्टेटस पे, उस एंशिएंट पीरियड में उस स्टेटस पे मोनोपोली हो गई थी कि बाय बर्थ जो हो गए हैं, पहले ब्राह्मणास, बस अब आगे आगे ब्राह्मणास के पुत्र सुपुत्र सुपुत्रियाँ ही इसी वर्ण में चलेंगे। ये मोनोपोलाइजेशन कर दिया था अपने स्टेटस का। ऐसा आज नहीं है। आप मेहनत करिए, पढ़िए लिखिए, मेरिट्स अचीवमेंट्स लीजिए और किसी भी स्टेटस पे जाइए। आप और नहीं काम कर रहे हैं तो स्टेटस खिसक भी जाएगा, नीचे की ओर भी आप चले जाएंगे। ये फ़र्क है। लेकिन ये तो सत्य ही है कि स्टेटस के मुताबिक रोल होना चाहिए और ये रोल्स एक्सचेंज नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये भी सत्य हुआ। फिर जैसे मैंने समझाया कि पहले रोल हुए, फिर शायद स्टेटस आया और फिर स्टेटस से वो रोल आते गए। तो यही रोल में समझाया गया है। अ रोल इज़ द डायनेमिक और द बिहेवियरल आस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। एक स्टेटस का बिहेवियरल आस्पेक्ट क्या है? आपका स्टेटस क्या है? यू आर जस्टिस, यू आर जज। सो आपका, आपसे क्या बिहेवियर और क्या कौन से आस्पेक्ट आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे, बताइए। तो आपका बिहेवियरल आस्पेक्ट भी आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग होता है। ये एक तरह का डायनामिक आस्पेक्ट है एक स्टेटस का। आई बात समझ में? यानी कि एक स्टेटस अपने आप को एक्सप्रेस किसके थ्रू करता है? अपने रोल्स के थ्रू। एक स्टेटस अपने रोल्स के थ्रू ही खुद को एक्सप्रेस करता है। तो ये एक स्टेटस का डायनामिक आस्पेक्ट एक रोल ही तो हुआ, एक स्टेटस का बिहेवियरल आस्पेक्ट एक रोल ही तो हुआ। तो इसलिए रोल यही होता है। किरदार, आपका जो भी रुतबा है, आपका जो भी स्तर है, तो आपका एक रुतबा है, आपका स्टेटस, उसी से आपका किरदार आता है। स्टेटस माने एक तरह से आप इसे रैंक भी कह सकते हैं। तो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में हर किसी का उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत एक रैंक होता था। यानी कि उसका एक जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी हियरार्की में एक स्टेटस था, उसका एक रैंक था। कितने हजारी मनसब है वो? 1 हज़ारी, 2 हज़ारी, 5 हज़ारी, 7 हज़ारी मनसब है। कितने का मनसब है वो? तो जितने 5 हज़ारी मनसब है, 7 हज़ारी मनसब है, तो फिर वही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में रैंक था, फिर उसका वो स्टेटस था। तो उसके अकॉर्डिंग ही देखिए उसका रोल आता था, उसका रोल भी फिर वैसे ही तय होता था। इसी बात पर शिवाजी को औरंगज़ेब से मुलाकात करते हुए समस्या हुई कि शिवाजी को उन मनसबदारों के साथ और उस श्रेणी में खड़ा होने को कहा गया जो बहुत ही निम्न स्तर के मनसब थे। तो शिवाजी को ये बड़े स्तर पर उनकी प्रेस्टीज पे अटैक लगा, क्योंकि यहीं पढ़ाते पढ़ाते अब मैं प्रेस्टीज पे भी आने वाला हूँ। तो आपको समझ आएगा कि ये स्टेटस और प्रेस्टीज, स्टेटस एंड प्रेस्टीज आर इंटरकनेक्टेड हाउ। तो शिवाजी ने कहा ये भाई ये गलत, ठीक है। जब हम शिवाजी की बात कर रहे हैं, हम उद्देश्य, सिद्धांत, मूल्यों की बात कर रहे हैं। वो मेहनत में, लगन में, देश प्रेम में झलकनी चाहिए। और जब आप उनको एड्रेस कर रहे हैं तो यकीनन ही फिर छत्रपति शिवाजी। ओके, इस बात का भी ध्यान, इस बात पर बखेड़ा ना खड़ा किया जाए। मेन ये देखा जाए कि शिवाजी को जिया किसने है, ये बड़ी चीज़ है।
हम जीते हैं उन्हें। ओके, तो यहीं पर आपको वो एपिसोड क्लियर हो जाएगा कि पहले तो औरंगजेब ने जानबूझ करके उन्हें उस श्रेणी में क्यों खड़ा किया, और फिर शिवाजी को भी वो चीज़ अंडरस्टैंड हो गई कि यहाँ क्यों खड़ा किया। आप लोग कई बार ये भी कह सकते कि इतनी भी क्या बड़ी बात थी, वहाँ खड़ा ही कर दिया तो ये इतनी बड़ी बात हो गई। लिटरली इतनी ही बड़ी बात हो गई क्योंकि उनका स्टेटस जो शिवाजी मानते थे वो बहुत अलग था, और उनका स्टेटस जो औरंगजेब सेटल करना चाहता था वो बहुत अलग था। उस पंक्ति में खड़े रहने से ये सारी दोनों थ्योरीज कन्फ्लिक्ट कर रही थी, दोनों चीज़ें कन्फ्लिक्ट कर रही थी। दोनों के अकॉर्डिंग शिवाजी का एक स्टेटस था, और शिवाजी को वो स्टेटस मेंटेन रखना था क्योंकि फिर उससे रोल आते थे, और औरंगजेब के डिफाइंड स्टेटस पे अगर शिवाजी एक्सेप्टेंस ले जाते तो फिर शिवाजी के रोल ही चेंज हो जाते। लेकिन शिवाजी के रोल्स के मुताबिक शिवाजी का स्तर उतना उच्च था जो उन्हें लगता था कि उनका है। तो रोल इज द डायनेमिक और द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ अ स्टेटस। आपका बिहेवियर आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आता है, आपकी एक्टिविटीज़, आपका किरदार। तो मैंने अभी बताया आपका रुतबा और किरदार, तो जैसा रुतबा, जैसा रैंक, वैसा आपका फिर किरदार निकल के आता है। ठीक है, इसलिए फिर यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि स्टेटस ऑक्यूपाइड होते हैं, स्टेटस इज ऑक्यूपाइड बट रोल्स आर प्लेड। किरदार आप निभाते हैं, लेकिन किसका किरदार निभाएंगे? जैसा आपने रुतबा धारण कर रखा है, आपने जो रुतबा हासिल किया है, जो रुतबा धारण किया है, वैसा ही आपका किरदार होता है। जब आप अपने रुतबे से अलग किरदार करते हैं तभी तो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तभी तो फिर लोगों को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। तब फिर एक लाइन आती है, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये अगला टॉपिक है सोशल कंट्रोल, वो भी कराऊंगा। फिर लोग कहते हैं आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। आई बात समझ में? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, लेकिन इस पर फिर सरकार राज में सरकार भी कहते हैं कि मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, अब चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, सिस्टम के या समाज के खिलाफ हो। तो हर बारी आप इसी तरह से चलें कि समाज कह रहा है आपने ये क्या किया, ऐसा भी नहीं है। कई बारी कुछ तथ्य हैं जो स्थापित करके ही आगे बढ़ना होता है। ऐसा योद्धाओं के जीवन में अक्सर होता रहता है। महाराजा रणजीत सिंह से लेकर के आज तक के जितने योद्धा हैं उनकी लाइफ में आप ये चीज़ें देखेंगे। लार्जर एस्पेक्ट में उन्होंने एंड्स कैसे अचीव किए वो एट द एंड मैटर कर जाते हैं। कई बारी मीन्स जो हैं, पाथ जो हैं, उनमें कई डेविएशंस आती हैं, ये होता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब मुझे लगता है स्टेटस एंड रोल में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रह गया आपको। अब अगर हम आगे और बढ़ें, डेफिनेशन को और डिटेल में ले तो क्या है? अ स्टेटस इज़ एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल। अब आप लंबे समय तक रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि प्राचीन समाज में मान लीजिए आप अध्ययन करते हैं, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, आप शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं, उसका आधार बने हुए हैं, लोगों को नई नई जानकारियों से अवगत करवा रहे हैं, उन्हें नई नई नॉलेज से आप इंटरेक्ट करवा रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं उनको। तो अब आप ये काम कर रहे हैं और आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, यानी कि पारंगत हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि समाज आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि ये रोल आपकी जगह अगर आपकी तरह कुछ और लोग भी करें तो कितना अच्छा, और ये रोल आपके बाद भी कंटिन्यू होता रहे तो कितना अच्छा। तो फिर हमें कई बारी उन रोल्स को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, हमें उन रोल्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, हमें उन रोल्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ता है। पहले तो हमें उन रोल्स को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ताकि ये जो लिस्ट है ऑफ डूज एंड डोंट्स, इनको फॉलो करके लोग वो रोल फॉलो कर पाए। तो ये लिस्ट तैयार होगी, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रोल हो गया। और अब ये इसी स्तर पर, इसी क्वालिटी में, उसी क्वांटम में होता रहे, इसके लिए उसे व्यवस्थित यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। तो कुछ सुपरवाइज़र भी होंगे, कुछ मापदंड बनाए जाएंगे, सारा सिस्टम होगा, और फिर उसे हमेशा के लिए रेगुलेट भी करना होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, रेगुलराइजेशन ऑफ रोल इज समवेयर द स्टेटस। ओके, वो फिर स्टेटस हो जाता है। फिर आप उस स्टेटस को ऑक्यूपाई करते हैं, तो आप उस स्टेटस मने पद को धारण करते हैं, और उस पद को धारण करने से आपकी जो पदवी बनती है उसके मुताबिक फिर आपके कार्य निर्धारित हो जाते हैं, यानी कि आपका बिहेवियर, आपका आचरण। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट, तो आपका बिहेवियर फिर उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, और फिर आपके रोल भी उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, क्योंकि आपने वो पदवी धारण कर ली है। जब आप उन रोल यानी कि उस किरदार को निभा नहीं रहे होंगे, और जब आपका बिहेवियर, उसके आचरण वैसा नहीं रहेगा, आपका पद भंग भी कर दिया जाता है।
आपको उपदस्थ भी कर दिया जाता है, यानी कि एबडक्ट उतार दिया जाता है उस गद्दी से, या फिर आपका पद भंग कर दिया जाएगा, तो फिर आप कहेंगे समस्या क्या, मैं तो वही था, मेरी लीनियज भी वही थी, मेरा डिसेंट भी वही था, मेरी फैमिली लाइन भी वही थी, अब मैं इस गद्दी के, तो आपको कहा जाएगा तुम इस पद के योग्य नहीं हो, तुम इस पद के योग्य नहीं हो। वो इसलिए क्योंकि वो पद से योग्यता अयोग्यता जुड़ी है। अयोग्यता योग्यता कैसे जुड़ी है, कौन तो सब कुछ क्वालिफाइड होंगे, कुछ नहीं क्वालिफाई कर रहे, कुछ डिज़र्विंग होंगे, कुछ डिज़र्विंग नहीं होंगे। वो इसी तरह से क्योंकि उस पद से जुड़े कुछ रोल्स हैं जो स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं, फॉर्मुलेट कर दिए गए हैं और उन्हें रेगुलेट किया जा रहा है लगातार। और ये अब पीढ़ी आगे चल रहा है, इट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम। तो उस इंस्टीट्यूशन की कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम अब वहाँ नहीं बैठ सकते। तो इसी तरह से एक तरह से रोल से स्टेटस आ रहा है, फिर स्टेटस से रोल आते ही जा रहा है। आई बात समझ में? तो यही है, स्टेटस इज़ एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल। अब तो नहीं भूलोगे, स्टेटस एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल ही हो गया। आई बात समझ में? जैसे मैं रोज़ एक रोल प्ले कर रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से मैं एक रोल निभा रहा हूँ, और वो रोल निभाने की वजह से होता ये जा रहा है, डे बाय डे एक स्टेटस अचीव हुआ, दैट इज़ द स्टेटस ऑफ अ मेंटर। अब जब वो स्टेटस जो आ गया है वो मेंटर का स्टेटस है। अब बीइंग अ मेंटर काम और बढ़ाना पड़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, हम और डीप जा रहे हैं चीज़ों के, और रेलेवेंट मैनर में काम कर रहे हैं, क्योंकि बीइंग अ मेंटर मुझ पर एक ऑब्लिगेशन आ रही है कुछ रोल्स को फुलफ़िल करने की, क्योंकि रोल लंबे समय तक निभाने की वजह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। इसकी वजह से हमारे सेंटर का नाम अकेडमी या सेंटर नहीं, इंस्टीट्यूशन है। हम फोकस IAS स्पीसेस इंस्टीट्यूट हैं डे 1 से, जिस दिन से हमारे पास ढंग का कोई कमरा भी नहीं था। इंस्टीट्यूट शब्द का महत्व हम तब से जानते थे। हमने इसे अकेडमी या सेंटर नहीं बनाया, हमने इसे ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस भी नहीं बनाया। ये एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब कि यहाँ पर एक रोल है जो इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, और वो रोल था मेंटरिंग का। और मेंटरिंग किस डायरेक्शन में, एक ऐसे सिविल सर्वेंट देश को मिल सकें जो सही मायने में देश निर्माण के कार्य आ सकें। इस वजह से अब जब भी मैं इस रोल से, यानी कि इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल से डेविएट होने लगूंगा, मैं इस स्टेटस के योग्य नहीं रह जाऊंगा जो स्टेटस है मेंटरिंग का, यानी कि इस पद के योग्य, यानी कि इस क्लास की, इस लेक्चर देने की योग्य नहीं रह जाऊंगा। और ऐसे ही कोई आकर के मेरा ये पद भी धारण नहीं कर सकता कि मेरे आगे बच्चा आकर धारण कर ले या आप में से कोई उठ करके धारण कर ले। रोल इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। जब आप उस इंस्टीट्यूशन के योग्य होंगे तभी आप ये रोल ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। तो कई बार कुछ बच्चे ये रोल लेने लगते हैं, दूसरे बच्चों के सलाहकार बन जाते हैं, खुद का बेड़ा और पट्ठा डुबा के उसका भी डुबा देते हैं। एट द एंड समझ आएगा ये लेक्चर सुन के कि अभी उस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल के योग्य वो नहीं हुए थे, प्री मेच्योरली बिहेव करने लगे थे, उसके योग्य होना पड़ेगा। समझ आई? ये वही समझाया गया है। ओके, अब कोई डाउट? लेकिन इसमें यह भी है कि मुझे भी ग्रांटेडली नहीं मिल रहा है, मैं भी इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल के योग्य रह पाऊंगा तो इस स्टेटस पे रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा। बात को समझिए। तो मैं ऑलवेज एक बात कहता हूँ, मैं खुद का इंस्टीट्यूट है फिर भी लीव के लिए अप्लाई करता हूँ। आपने कभी उसका रीज़न नहीं सोचा? खुद का इंस्टीट्यूट है फिर भी लेक्चर ग्रुप में आने पे मोशन ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करता हूँ। खुद का इंस्टीट्यूट है फिर भी लेट आने पर मैं आपकी इनकन्वीनियंस पे आपको सॉरी फील करता हूँ। रीज़न बीइंग ये है कि ये सब मेरे लिए ग्रांटेड नहीं होना चाहिए, और ये सब मुझे भी खैरात में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से रोल है जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, उससे ही उसका स्टेटस बन गया है वो। और वो स्टेटस को अब अगर धारण करे रखना है लंबे समय तक, तो वो रोल के अकॉर्डिंग बिहेवियर और रोल के अकॉर्डिंग ही मेरा डायनामिज्म होना चाहिए, वरना मैं उस रोल से उपदस्थ हो जाऊंगा, यानी कि उस स्टेटस से मैं निकल जाऊंगा, वो स्टेटस मेरा नहीं रहेगा। आई बात समझ में? दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो क्या कह रहे हैं वो? इट इज़ अ रोल दैट हैज़ बिकम रेगुलराइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड फॉर्मलाइज्ड इन द सोसाइटी। ये रोल है जो रेगुलराइज, फॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज हो जाता है सोसाइटी में, वो आपका स्टेटस हो जाता है। क्लियर हो गई बात? किसी को इस पे कोई डाउट? अब स्टेटस एंड रोल में कभी कोई समस्या फील होगी? अब इसके तहत जब हम स्टेटस की बात करते हैं तो एक उम्र में अलग अलग परिस्थितियों में आप कई स्टेटस प्ले कर रहे हैं। आपने कई स्टेटस ऑक्यूपाई किए हुए हैं।
एक उम्र में अलग अलग परिस्थितियों में आपने कई स्टेटस ऑक्यूपाई किए हैं। जैसे बीइंग अ स्टूडेंट, आपका एक स्टेटस है कि आप अपने टीचर के स्टूडेंट हैं, लेकिन जैसे ही आपने उस कैंटीन से सामान लेकर के खाया तो आप उस शॉपकीपर, उस कैंटीन वाले के कस्टमर का स्टेटस होल्ड कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह जैसे ही आप उस बस में, उस वैन में बैठ के घर गए जिसके जो ड्राइवर है, तो आपने एक पैसेंजर का स्टेटस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो एक पैसेंजर के स्टेटस के अकॉर्डिंग आपका रोल भी है कि बाहें और टांगें बाहर मत निकालें। पंजाबी बसों में लिखा होता है अपनी बाहों और टांगों के की रिस्पॉन्सिबल वाली वारे साहब खुद ही हैं, बाहर मत निकालो। बीइंग अ स्टूडेंट, पूरे दिन में आपके ऊपर कई रोल्स निर्धारित हुए हैं, जैसे कि क्लास में ओबीडियंटली बैठना है, सीनियर्स को, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है। तो इसलिए कॉलेज और स्कूल में बीइंग जूनियर भी हम पर कई रोल आते हैं जो हमें अपने सीनियर्स के प्रति निभाने होते हैं। ठीक है, तो आप एक पैसेंजर के तौर पर, और हो सकता है आपके घर में आपके ब्रदर सिस्टर हैं तो आपका एक स्टेटस सिबलिंग के तौर पर भी है, तो आपको वो रोल भी प्ले करना है। और आप हो सकता है बच्चे होने के नाते बीमार पड़ जाते हो तो आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, तो आपका एक स्टेटस पेशेंट का भी है। तो उससे आपके कई रोल आते हैं कि आपको डॉक्टर को सब सच बताना है, मेडिसिन टाइमली लेनी है, ओबीडियंटली चलना है। तो एक ही जीवन काल में, एक उम्र में रहते अलग अलग परिस्थितियों में आप कई स्टेटस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके कई तरह के रोल्स हैं। तो आपको अक्सर बोला जाएगा, अक्सर आप देखेंगे किसी वैन वाले को, किसी एम्बुलेंस को, किसी वार्डन को, किसी गार्ड को ये कहते कि तुम्हें अकल नहीं है कि वो पेशेंट है। आपने उसका नाम भी नहीं लिया, आपने उसकी बीमारी भी नहीं बताई, आपने सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ भी मेंशन करने की नीड नहीं फील की। इतना बहुत है कि तुमको तमीज़ नहीं है, तुम उसे इस तरह से डील कर रहे हो, इतना हिला डिला रहे हो, वो पेशेंट है। तो वो आगे से कहे सॉरी मुझे पता नहीं था। पेशेंट एक स्टेटस है जो उसने ऑक्यूपाई किया है, तो इससे सामने वालों की भी आपके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बदल गई। समझ आई? इसी तरह से आपका स्टेटस बनता है जब आप एज अ स्टूडेंट हैं, तो फिर आपका स्टेटस अलग है, तो फिर आपके रोल भी अलग है। तब आपको टीचर पूछेगी कि बीइंग स्टूडेंट तुम्हें तमीज़ नहीं है कि बिहेव कैसा करना है, कैसे बैठते हैं क्लास में, कैसे बोलते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर काम होता है ना। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारा एक स्टेटस है वो स्टूडेंट का। और जब अगर कुछ हो भी जाए आपके साथ तो फिर आपके पेरेंट्स भी कभी आए तो वो आगे से ही कहेंगे हमें तो लगा कि हमारा स्टूडेंट है तो हमने ऐसा किया। ठीक है, आपको बुरा लगता है तो नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। फिर पेरेंट्स भी कहते हैं नहीं आपका स्टूडेंट ही है, आप कर सकते हैं, लेकिन हमें बस ऐसा लगता है जैसे इसे बहुत प्यार से रखा है घर में हमने। वो ठीक है, वो स्टूडेंट, वो होंगे टीचर्स जो बताते होंगे पेरेंट्स को। मैं तो उम्मीद में हूँ कि ऐसा पेरेंट्स कभी मेरे पास आ जाए, मैं कभी ऐसे स्टूडेंट से डील करूँगा, मैं समझाऊँगा कि कैसे डील होता है, कितना सॉफ्ट घर पे रखा है, कितना हार्ड रखा है। बेटा हार्ड सॉफ्ट नहीं चलता, बंदूक की नली दबाने के लिए तुम्हारी उंगलियों की नरमता नहीं पूछी जाएगी। समझ आई? जब सामने कोई खड़ा है और तुम्हें समाज की रक्षा हेतु शस्त्र उठाने हैं तो शास्त्र का ज्ञान काम आएगा, तुम्हारा मनोबल काम आएगा। शास्त्रों से मनोबल मिलता है जो आध्यात्मिक होता है, शस्त्र जन रक्षा में उठता है, ये देखा जाएगा। सॉफ्ट और हार्ड बच्चा नहीं पूछा जाता। वो शिक्षक भी दकियानूसी होंगे और वो परिवार वाले भी, क्योंकि व्यवसाय बड़ा हो चुका है शिक्षा से। इसलिए टीचर भी कहाँ पे जाता है कि कहीं बच्चा छोड़ गया तो फिर नुकसान बड़ा होगा स्कूल का और इंस्टीट्यूट का। और माता पिता को भी पता होता है कि इन्हें चाहिए क्या। अब माता पिता को ये क्लियर हो जाए कि इन्हें चाहिए क्या, फिर उनको पता होता है कि अब इन्हें देना क्या है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्टेटस से डेविएट हो रखे हैं, तो दोनों ही अपने अपने रोल से डेविएट हो रखे हैं। इसलिए हम स्कूल में स्टूडेंट्स कम, टीचर ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट टीचरों के टीचर बने हुए हैं। आई बात समझ में? दैट इज़ द कंसेप्ट। यहाँ पर समस्या है, पहले ही दिन लिस्ट दे दी जाती है, इसको थोड़ा ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे पढ़ाना है, इसको थोड़ा ऐसे। ये बहुत शार्प है, लेकिन ये ऐसे ऐसे गेन कर लेगा, ऐसे कर लेगी, ये वैसा कर लेगी, वैसा। वो कैसा कर लेगी वो तो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। अभी देखेंगे, गुड्डी छोड़ो तुम, कन्नी दो, देखेंगे कैसी उड़ती है। पहले ही बता रहे हो तुम, समय आने पे देख लेंगे, थोड़ा ठोक जांच पीट करके। ओके, बजाए बिना पता नहीं लगता कि मिट्टी का घड़ा है कि तांबे का। बजाने तो दो, पहले ही टेंशन में हो। इतनी बात क्लियर? लेकिन 2002 के कानून के मुताबिक मारना नहीं है। लेकिन वो शिक्षक बड़ा कमज़ोर होगा जिसे मारने तक आ जाना पड़ता है। थप्पड़ से मारा थोड़ा ना जाता है किसी को, थप्पड़ से तब मारना पड़ता है जब आपका चरित्र कमज़ोर है।
चरित्र मजबूत है तो सामने वाला तो आपको नाराज करके ही मर जाता है। शिक्षक का चरित्र और व्यक्तित्व यदि बहुत सुदृढ़ और मजबूत है, वो प्रतिदिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने हैं, तो बच्चा इस बात पे ही मर जाता है कि मैंने शिक्षक को निराश कर दिया। लेकिन अब हम में उतना चरित्र नहीं तो थप्पड़ जड़ने पड़ते हैं, ये समस्या। ओके, तो थप्पड़ जड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतनी बात क्लियर? तो अब कई सारे स्टेटस ऑक्यूपाई करे रहते हैं, इस पे कोई डाउट किसी को? फिर आप इन्हीं स्टेटसेस को जब ऑक्यूपाई करते हैं तो इसे स्टेटस सेट कहते हैं। अब प्रिमिटिव सोसाइटी में तो ये हुआ करता था कि सोसाइटी क्लोज थी, क्लोज्डली इंटरेक्टेड थी, तो फेस टू फेस पर्सनल इंटरेक्शन हुआ करती थी, तो उतने ही कम जॉब्स थे, उतने ही कम रोल्स थे, यानी कि उतने ही कम स्टेटस थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती जाती है, हमारे स्टेटस की लिस्ट बहुत बड़ी होती चली जाती है। आई बात समझ में? जैसे एक स्टेटस मैं यहीं पे बता दूं, अब पुराने समय में क्या हुआ करता था, जैसे मान लीजिए आप फार्मिंग करते हैं, तो आप खेतों में हैं, काम कर रहे हैं, आपके घर से कोई मेंबर खाना ले आएगा आपके लिए, है ना? अब आप उसके कस्टमर तो नहीं हुए, लेकिन अब आप फैक्ट्री मॉडर्न सेटिंग में है, तो वहाँ पे कैंटीन है, और वहाँ पर आपको कैंटीन में तो वो एक शॉपकीपर हो गया और आपके कस्टमर हो गए, एक नया स्टेटस बढ़ा दिया हमने। फिर पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, या पंचायत परिसर में, या फिर मंदिर में, मंदिर के गलियारों में, या फिर पेड़ के नीचे शिक्षक यानी कि गुरु पढ़ाते थे और शिष्य आकर के बैठ करके पढ़ते थे। ये एक सिंपल सिस्टम हुआ करता था। ऐसे कोई वैन, बस या स्कूल वैन ड्राइवर ऐसा तो नहीं होता था। तो देखो, एंशिएंट से मॉडर्न की ओर, ओल्ड से न्यू की ओर सोसाइटी कम्प्लेक्स हो रही है, बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए स्टेटस भी मल्टीपल होते चले जा रहे हैं, इसलिए बहुत से रोल्स हैं आज की डेट में आपके लिए, ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पर वो बताया गया है, स्टेटस सेट इन अ मॉडर्न सोसाइटी एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज मल्टीपल स्टेटस। जो मैंने आपको अभी बताया, हमने बच्चे के रूप में देखा, आप एक बड़े के रूप में देख लीजिए, मल्टीपल स्टेटस आप ऑक्यूपाई करके रखते हैं पूरे दिन के दौरान। आप कॉलेज में स्टूडेंट के तौर पर भी हैं, आप अपने घर में अपनी अर्निंग्स को सपोर्ट करने के लिए ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो, आप साइमल्टेनियसली स्टूडेंट हैं, आप साइमल्टेनियसली टीचर भी हैं बच्चों की, जो छोटी क्लासेस में बच्चे हैं, बच्चेज़ कह रहा हूँ, नेचोज बच्चोज, ये क्या साला संबंध, तो आप उनको पढ़ा भी रहे हैं। ओके बच्चेज, है ना? तो आप उन्हें इधरिच, अगर ये ऐसे हो सकता है सब, तो बच्चेज भी हो सकते हैं, चिल्ड्रंस, तो उन्हें पढ़ा सकते हो आप बस, ठीक है? ओके, तुमको जो भी है यार, बच्चे, पुपिल, जो भी तुम उन्हें कह सकते हो, लैड, पुपिल, चिल्ड्रन, ऐसा करके जो भी है, चाइल्ड, तो इनको तुम पढ़ा रहे हो, तो तुम दोनों ही स्टेटस ऑक्यूपाई किए हुए हो ना? डन। इस तरह के तुम्हारे और भी बहुत से स्टेटस होते हैं।